इस एपिसोड में आपका स्वागत है। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। गुड मॉर्निंग। म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। तो हम लोग ने पिछले एपिसोड में जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया और वो टॉपिक था कि जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को आपने एनालाइज किया था और रिकमेंडेशंस दी थी। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस भी आए हमारे व्यूअर्स के और उसमें एक क्वेश्चन था टैक्सेशन से रिलेटेड। अब जैसे आपने एक्सप्लेन किया था, मैं ब्रीफ में रिकॉर्ड करूं कि एफडी में अगर आप करते हैं इन्वेस्ट तो हर साल टैक्स देना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट में। लेकिन आपकी रिकमेंडेशन थी कि लोगों को डेट म्यूचुअल फंड समझना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड तो मिलते ही हैं। राइट। तो अब इसमें टैक्सेशन कैसे होता है डेट म्यूचुअल फंड में? ओके, यस। इस एपिसोड पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत व्यूज़ हैं, बहुत कमेंट्स भी आए हैं। सो कि एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के एडिटर हैं, उनका भी मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, बाकी लोगों ने भी किया। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस एपिसोड, रिक्वेस्ट है आपके ऑडियंस से कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एक बार कर चुके हों तो दूसरी बार और तीसरी बार भी शेयर करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही एपिसोड बनता है उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। रिस्पांस बहुत अच्छा है। और देखिए, इसमें एक चीज़ और भी है, मैं 1 मिनट और लेता हूं ऑडियंस का, कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं। आपसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि एक तो हमारा जुड़ाव इस इंडस्ट्री के साथ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ में ऑलमोस्ट 25 साल का हो गया है। तो हम एज एन इन्वेस्टर भी समझते हैं, हम क्लाइंट की साइकोलॉजी को भी समझते हैं। तो केवल थ्योरेटिकल बातचीत नहीं होती है, प्रैक्टिकली कैसे क्या लोग सोच रहे हैं और उनको क्या फिट होता है, इस वीडियो बनाने के पीछे, कंटेंट के पीछे वो 25 साल का एक्सपीरियंस भी जा रहा है, समझाने के ढंग में भी हो जा रहा है। और साथ के साथ जो हमारी और आपकी सीए की क्वालिफिकेशन है वो हमको फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर देती है, टैक्सेशन के फ्रंट पे, अदरवाइज भी। तो हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये तो इसकी बात हो गई। अभी जैसे काफ़ी लोगों का आया कि भाई टैक्सेशन क्या होगा, आपने एफडी का तो बता दिया, इस पे क्या होगा। तो इसमें मेरा एक तो कहना ये है कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हम उसी एग्जाम्पल में ही इन्वर्टेड कॉमास में रहेंगे। एक पर्सन है जो रिटायर्ड हो गए हैं, 80,000 रुपये की पेंशन आती है, 2 करोड़ रुपये रिटायरमेंट प्रोसीड्स मिले थे, उन्होंने जा कर के एफडी नहीं बल्कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में लगा दिया था एंड रिसेंटली पास्ड अवे। तो फिर ये निकल के आया कि इसको कैसे और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। बात ठीक है, हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड से बात की उसमें जो डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन की बात नहीं कही थी, और उसका रीज़न ये था कि मैं चाह रहा था कि जिस सेगमेंट को हम बताना चाह रहे हैं उसको ठीक से आराम से समझ में आ जाए। सारी चीज़ें अगर हम एक साथ क्लब करेंगे तो शायद कॉम्प्लिकेट हो सकता है। लेकिन रिडेम्पशन की बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि भाई पैसा तो चाहिए होगा, और पैसा जब चाहिए होगा तो उस पर टैक्स भी लगेगा। तो इसको समझने के लिए हम इसमें कुछ प्रिजम्पशन ही लेते हैं। यहाँ भी एक प्रिजम्पशन हम ये ले रहे हैं कि 80,000 रुपये की पेंशन आ रही है मिडिल क्लास पर्सन की रिटायरमेंट के बाद की, और 2 करोड़ रुपए उन्होंने लगा दिए। उन्होंने तो खैर सेविंग्स बैंक में लगाए थे, बट मैं अभी अपने इस एग्जांपल में हम लेते हैं कि अगर वो एफडी में लगाते 7.5% मिलता तो साल का हो जाता 15 लाख रुपए। और उस 15 लाख रुपए पे, अच्छा ये टैक्सेशन का रेट भी हम प्रिज्यूम ही कर रहे हैं, तो अगर 30% की टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो 15 लाख पे टैक्स 30% पड़ गया। अभी हम सब सरचार्ज ये वो 30% है, कम है, ज़्यादा, उसको नहीं ले रहे हैं, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हो सकता है 30% नहीं हो, 20 हो, 10 हो, 0। अभी हमारे इस एग्जाम्पल में 30% है, तो 15 लाख पे 30% का टैक्स चला गया, कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए।
विजे विज डेट म्यूचुअल फंड लगा दिया। हमारे एग्जाम्पल में बेस्ड ऑन आवर प्रिजम्पशन 7.5% है, 15 लाख वो भी उनका बढ़ गया एक साल में। और चूंकि निकाला नहीं तो कोई टैक्स नहीं आया। तो जब कोई टैक्स नहीं आया और वो जो टैक्स हमने देखा कि 4.5 लाख रुपए है वो बचा रह गया, तो अगले साल वो भी पैसा कमाने लगा एंड सो ऑन। ठीक, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। 10 साल तक वो पैसा लगा रहा और 10 साल के बाद में उनको पैसा चाहिए कुछ। इट कुड बी सम इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, और खर्चे हो गए, या आप ये भी मान सकते हैं कि कोई इमरजेंसी नहीं आई, अच्छी बात है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप कहते हैं भाई 10 साल तक तो हमारा 80,000 रुपये महीने पे घर का खर्च का काम चलता रहा, अब बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो अब 10 साल के बाद में हमको इतना ही पैसा और चाहिए। मान लेते हैं कोई तो एग्जांपल लेना है, खर्चा तो हर साल ही थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होगा, बट अब समझने के लिए तो कहते हैं साहब ऐसा है कि 80,000 रुपये था जो साल का बनता है 9,60,000 रुपये, 10 लाख मान लें, तो 10 साल बाद हमको 10 लाख रुपये और चाहिए होगा। 10 लाख की पेंशन हो गई, 80,000 इंटू 12 9,60,000, और 10 ही लाख और चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को हम टेस्ट करते हैं इसके केस में। और पहले 10 साल हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि 80,000 रुपये में काम चल रहा है। अब अगर हम 10 साल के एग्जाम्पल को लेते हैं, ये 2 करोड़ रुपए 10 साल तक लगा रहा, निकाला नहीं गया, और फिर ये 2 करोड़ रुपए बढ़ता चला जा रहा होगा। जो भी पैसा बढ़ के आया वो तो शीट में दिखाई पड़ रहा है जो आपको डिस्प्ले हो रही है। मैं एग्जाम्पल के लिए उसको भी सिंपल कर रहा हूँ। तो आपको 10 लाख रुपए निकालना है 10 साल के बाद में, 10 साल खत्म होने के बाद में। तो म्यूचुअल फंड के मैकेनिज्म के हिसाब से अगर हम ये मान रहे हैं कि जब इन्वेस्ट किया गया था 2 करोड़ रुपए, और उस वक्त हम मान लेते हैं कि 10 रुपए की एनएवी थी। आप कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, तब पिछले फंड में लगाया था उसकी एनएवी ये हो गई थी, लेकिन आपको ऑडियंस को उतना समझ में नहीं आएगा अभी। तो सिंपल रखते हैं कि जब आपने लगाया था उस वक्त 10 रुपए की एनएवी थी, 2 करोड़ रुपए लगा दिए। म्यूचुअल फंड उस भाषा में बात करता है नंबर ऑफ यूनिट्स की भाषा में। ये नंबर ऑफ शेयर्स जैसा होता है, जैसे जो शेयर मार्केट समझते हैं। हाँ, कि अगर 1 करोड़ रुपए के शेयर्स लिए होते और 10 रुपए का एक शेयर है, यस, तो 10 लाख शेयर मिलेंगे। हाँ, और 10 रुपए के। उसी तरह से म्यूचुअल फंड भी काम करता है। यस, बिल्कुल सही एग्जांपल है कि आपने शेयर खरीदा होता, एक शेयर 10 रुपए का होता, आपने 1 करोड़ रुपए लगाए होते, तो कितना होता? 1 करोड़ यानी 100 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख शेयर। तो यहाँ भी आपने जब इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया तो बेसिकली क्या किया? म्यूचुअल फंड जो भाषा समझता है, और आपको भी समझने की जरूरत है, आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया एक लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में, जिसमें पूरा पैसा लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में 10 रुपए के एनएवी पे। तो म्यूचुअल फंड ने आपको 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 कितने? 20 लाख यूनिट्स अलॉट कर दिए। 20 लाख, हाँ 20 लाख, आपको 20 लाख यूनिट्स मिले। अब 10 साल के बाद में आप रिडीम कराने गए, आपने जो स्लिप भरी, वो हम आगे आप देखते जाएंगे, स्लिप भरना भी तक भी आपको सिखाएंगे। आपने जो स्लिप भरी उसमें आपने अमाउंट लिखी 10 लाख रुपए, और जाकर के आपने म्यूचुअल फंड को ऑफलाइन या ऑनलाइन दे दिया। म्यूचुअल फंड उसको किस ढंग से देखता है? 10 लाख रुपए चाहिए, फाइन, आपको यूनिट अलॉट हुई थी किस रेट पे? 10 रुपए पे। आज उस यूनिट की एनएवी क्या है भाई? 7.5% की हमारा प्रिजम्पशन है, तो 7.5% के हिसाब से साल दर साल उसकी एनएवी बढ़ रही होगी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द यूनिट। तो थोड़ी सी ऑड फिगर आ रही है, बट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि वो जो 10 रुपए वाली एनएवी थी, 10 साल बाद का ये 10 आ रहे हैं, 10 रुपए वाली एनएवी थी, 10 साल के बाद में बढ़ के हो गई मान लीजिए 20 रुपए। आपने स्लिप भरी थी 10 लाख की, म्यूचुअल फंड क्या कहता है? 10 लाख रुपए तो मुझे देने हैं आपको, भाई आप इन्वेस्टर हैं। उसको हमने उस दिन की एनएवी से डिवाइड कर दिया। एनएवी कितनी है? 20 रुपए। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 कितनी हो गई? 50,000 आई बिलीव।
10 लाख को 10 से करते 1 लाख, हाँ 50,000 यूनिट। म्यूचुअल फंड आपको 10 लाख रुपए दे रहा है, बट वो टेक्निकली आपको लगभग 50,000 यूनिट रिडीम करके दे रहा है। तो आपकी जो यूनिट थी शुरू में 20 लाख, उसमें से 50,000 रिडीम हो गई। अब 50,000 यूनिट पे टैक्सेशन देखना है। 10 रुपए की एनएवी थी जब आपने खरीदा था, 20 रुपए की एनएवी है जब आप रिडीम करा रहे हैं। डिफरेंशियल क्या आया? 10 रुपए। ये 10 रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो पर यूनिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 रुपए। यूनिट कितनी रिडीम की? 50,000। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल गेन कितना आया? 50,000 10 5 लाख। 10 लाख के रिडेम्पशन पे 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन आया। और इस पे हम अपना वही एग्जांपल लेते हैं, 30% का टैक्स रेट, तो 1.5 लाख रुपए का 1,50,000 रुपीज का टैक्स आया। 10 साल तक कोई टैक्स नहीं आया आपको, बिकॉज आपने रिडीम ही नहीं किया था। फिर आपने कहा नहीं साहब, अब मैं हर साल 10 लाख रुपए लूंगा, मेरा खर्चा बढ़ गया है, 10 साल तक मैं मैनेज करता रहा, अब मैं लूंगा। कितना लूंगा? 10 लाख रुपए। तो जब उसने 10 साल के बाद में लगाया तो उसको 1.5 लाख रुपए का टैक्स आया। बाकी सारा पैसा उसका वहीं पे लगा हुआ है, वो पैसे पे पैसा कमा रहा है। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे कि आप एफडी में होते, 2 करोड़ लगाया था, 15 लाख रुपए आपको ब्याज मिलता, 30% के हिसाब से 4.5 लाख रुपए हर साल ईयर 1 के बाद से जाता जा रहा है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको सब्सटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। ये एक बड़ा एडवांटेज है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कहा था कि बेसिकली डिफर्ड हो रहा है, मैकेनिज्म जो है डिफर्ड हो रहा है। इससे कुछ और इंसिडेंटल क्वेश्चन भी है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। इसी को हम ये मान लें कि 5 साल बाद पैसा किसी को चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर आप ये देखेंगे कि 5 साल के बाद क्या एनएवी हो गई। जैसे हमारे 10 साल वाले एग्जाम्पल में तो 10 रुपए की एनएवी बढ़ के 20 रुपए हो गई थी, तो 5 साल बाद क्या हो गई है? अब 5 साल बाद जो एनएवी हो गई है और आपने 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख रुपए जो चाहिए डिवाइडेड बाई 5 साल बाद जो एनएवी है उनको डिवाइड कीजिए, उतनी नंबर ऑफ यूनिट म्यूचुअल फंड आपको रिडीम करेगा, आपको पैसे देगा। जितनी यूनिट आपको रिडीम करके देगा, ये आप अपने स्टेटमेंट में देखें, मतलब आपका ऑडियंस अपने स्टेटमेंट में देखें, तो बड़ा सिंपल है। हम इसको इस ढंग से भी बात कर सकते थे, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, पर आप सिंपली ये देखिए कितनी यूनिट रिडीम होके आई। पॉइंट नंबर 1, किस एनएवी पे रिडीम हुई और किस एनएवी पे लगाई थी। रिडेम्पशन वाली एनएवी या एग्जिट एनएवी हम कह सकते हैं, माइनस एंट्री एनएवी आपका कैपिटल गेन हो गया। उस कैपिटल गेन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका टोटल कैपिटल गेन आया। हमारे इस एग्जांपल में हमने 30% टैक्स लिया है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंड देन यू योरसेल्फ कैन कंपेयर कि भाई एफडी में लगा के रखते या इसमें आते तो क्या एडवांटेज है। क्योंकि कुछ प्रिजम्पशन हम कुछ एक लक्ष्मण रेखा में ही लेके चल सकते हैं। अगर हम सब कुछ एक साथ डिस्कस करेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। भाई अच्छा, अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डेट में, आप कभी भी रिडीम कराइए। जिस स्लैब में आप आ रहे हैं, अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 30% क्यों, किसी को जो है इनको तो 20% लगता है और इनको 10 लगता है और ये तो टैक्स में आते ही नहीं है, तो आप उस 30% की फिगर को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में ही नहीं आते हैं तो दैट गोज विदाउट सेइंग, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर आप एफडी में ही रहिए। हाँ, जो रेट की बात है ग्रोथ की, वो हम अलग से बात करेंगे। अभी तो हम उसी एग्जांपल को चल रहे हैं कि दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ ग्रोथ बराबर है। तो अगर आप टैक्स रेट में ही नहीं आ रहे हैं, टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर आपको नहीं कोई, फिर आप बैंक एफडी में लगाइए। या तीसरा एग्जांपल, आपको आज आपने 2 करोड़ रुपए लगाया है,
और अगले साल ही आपको 2 करोड़ रुपए वापस चाहिए, तो फिर आपको कोई फर्क, फिर आप एफडी में ही लगाइए। क्योंकि 1 साल के बाद में जब आप पूरा पैसा निकाल लेंगे, 2 करोड़ लगाए थे, 2 करोड़ 15 लाख निकाल लिए, तो वो एफडी में लगा हो या डेट फंड में लगा हो, बात बराबर है। फर्क तभी है क्योंकि हमने तो एक स्पेसिफिक केस देखा हुआ है, उन पे नज़र रखते हुए हमने डिस्कशन किया है। तो भाई एक मिडिल क्लास पर्सन, आई मीन वी आर नोबडी टू सजेस्ट कि भाई कितना खर्चा होना चाहिए, बट एक हम मान सकते हैं कि मिडिल क्लास पर्सन है, 80,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, तो फिर उस 2 करोड़ रुपए को क्यों निकालेंगे? 80,000 में काम चलाइए ना। उस 2 करोड़ को तो रखिए अपनी कुछ इमरजेंसी के लिए, या कोई और काम हो, किसी भी तरह का हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी तरह की और इमरजेंसी हो। क्या मतलब है कि जो 80,000 रुपये पेंशन वो भी आप खा जाएंगे, मतलब कंज्यूम कर लेंगे, और 2 करोड़ की एफडी, क्योंकि और तो कहीं से पैसा आना नहीं है ना। देखो, एक मिडिल क्लास पर्सन का वंस ही और शी गेट्स रिटायर्ड, तो यही 2 करोड़ रुपए जो हमारे इस एग्जाम्पल में है, किसी के पास 10 करोड़ भी हो सकते हैं, किसी के पास 50 लाख भी हो सकते हैं, इसको तो संभाल के रखिए। और अगर संभाल के रखना है, जब तक कि आपको बहुत इमरजेंसी नहीं हो, तो तब तक फिर डेट म्यूचुअल फंड रखिए, क्योंकि टैक्स का डेफरमेंट हो रहा है। हर साल टैक्स आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो जो टैक्स आउटफ्लो नहीं हो रहा है वो पैसा बचा हुआ है, तो पैसा ऊपर से पैसा कमा रहा है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टैक्स डिफरमेंट का। ये बहुत बड़ा एडवांटेज। अगर अनटिल लेस कोई उस एग्जाम्पल में आ रहा है कि उसमें टैक्स पड़ता ही नहीं है, या उसको अगले साल ही निकालना है, तो अगर उन 2 केसेस को सेटिसाइड कर देते हैं, मैं मानता हूँ कि मोस्टली लोग जो रिटायर्ड होंगे या पेंशनर्स होंगे थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस केस में ये जो टैक्स डिफरमेंट का जो बेनिफिट मिल रहा है कि इसमें हर साल 2 करोड़ पे जो गेन आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरे केस में जब डेट म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, जितना रिडीम करेंगे सिर्फ उस पर जो गेन आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी जब रिडीम करेंगे उतने सालों बाद तब आएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मुझे 30% का टैक्स पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता है, आप वर्किंग चेंज कर लीजिए। हमारा फोकस हो रहा है कि हम एजुकेट कर दें, कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयरनेस ला दें। अब अपने हिसाब से उससे प्ले कर लीजिए फिगर से। तो अच्छा, हम लोगों के तो भाई जो इस तरह के काफ़ी पेंशनर्स क्लाइंट हैं ऑफ ए वेरी सीनियर पोजीशन, कपल ऑफ IAS ऑफिसर्स, कपल ऑफ IFS, कपल ऑफ कॉरपोरेट के जो ग्लोबल कॉरपोरेट के CEOs हैं, उनके केस में भी जैसे मैंने शुरू में कहा, वी आर गोइंग बाय द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उनके केस में भी जितनी उनकी पेंशन आ रही है वो उसी के अंदर मैनेज कर रहे हैं, मैंने देखा है। मतलब उस पैसे के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं वो, क्योंकि आजकल छोटी फैमिलीज होती हैं, नॉर्मली बच्चों की शादियाँ वादियाँ रिटायरमेंट तक लोग कर चुके होते हैं, एक घर बना चुके होते हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है, गाड़ी ले चुके होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद का पैसा तो बहुत संभाल के रखते हैं वो उसी पेंशन में ही मैनेज करते हैं, उसी में से 10-20 हज़ार रुपये और बचते हैं, उसकी भी वो SIP कर देते हैं, क्योंकि उनको तो क्लियर है ना कि इस पैसे के अलावा तो मुझे कहीं से कोई लमसम नहीं आना है। तो अगर इस प्रैक्टिकल पॉइंट को हम ध्यान रखते हैं तो इसका मतलब पैसा अभी बना रहना है, अगर लगा रहना है। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, टैक्स स्लैब में आते हैं, तो फिर आपको डेट म्यूचुअल फंड डेफिनेटली आपके लिए वर्क करता है। पैसा बचा रहा, पैसे पे पैसा कमाता रहा, और जब रिडीम भी कराया तो बिकॉज ऑफ दैट यूनिट्स रिडीम हो रही हैं, वो टैक्स आ रहा है, तो वो भी दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये मुझे लगता है कि जो आपके ऑडियंस के क्वेश्चन थे टैक्स से रिलेटेड, शायद उसको, हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा जिस पे क्वेरीज आई थी। ओके, तो यस, थैंक यू, इस पे आपने एड्रेस किया ऑडियंस को। आई होप कि ऑडियंस को क्लियर भी हुआ होगा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में उसको ड्रॉप करिएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे। और अभी जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें जो और क्वेश्चंस थे उसको टेकअप करते हैं जी। तो कब तक के लिए गुड बाय। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और देखते रहें इस चैनल को। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लोग आगे के वीडियोस में एड्रेस करते रहेंगे। थैंक यू।
थैंक यू।